नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार बात कर लें, क्योंकि जो सरकार का एक एजेंडा है ना, एक तो जो एजेंडा मान लीजिए देश कैसे चलाना है, फिर इलेक्शन कैसे जीतना है, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन मतलब एक जो ये दंड, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद में जो दंड वाला पार्ट है, उसको कैसे यूज किया जाए, वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात है। आलोक वर्मा, अगर आपको याद हो, जो सीबीआई के पुराने डायरेक्टर थे, जिनको कैसे हटाया गया था, मैं अभी उस पर भी चर्चा करूंगा। उनके विरुद्ध होम मिनिस्ट्री ने एक अभी रिकमेंडेशन किया है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, कि उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए। क्या केस है ये मैं आपको बताता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है। उन्होंने सीबीआई चीफ से हटने के बाद जो उनका ट्रांसफर हुआ था, नए पदभार को ग्रहण करने से मना कर दिया था। अब इस तरह का अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे अगर यूपीएससी उसको अप्रूव करती है, तो ये कोशिश की जा रही है कि उनकी पेंशन अगर परमानेंट नहीं तो टेम्पररी तो रुक ही जाए, उनकी पेंशन रुक जाए, और उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उस पर भी रोक लगा दी जाए। थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है और आलोक वर्मा क्या थे। आलोक वर्मा 1979 के आईपीएस अफसर हैं, वही AGUMT, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी के अफसर, अपने बैच के यंगेस्ट आईपीएस, 22 साल की उम्र में आईपीएस अफसर बन गए थे। इन्होंने विभिन्न पदों के रहने के बाद 1 फरवरी 2017 को सीबीआई डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया था। यह भी समझ लीजिए कि सीबीआई डायरेक्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उस जो सिलेक्शन पैनल होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। अभी हाल के दिनों में अगर आपको याद हो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिले, तो उसमें राकेश अस्थाना जी का भी नाम उस पैनल में था। अभी की बात है 2021 की। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई इनका 6 महीने से कम का कार्यभार रह गया और ये टेक्निकली एज पर रूल कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं, तो उनको कंसिडर नहीं किया गया। वो अलग बात है कि 31 जनवरी को वो रिटायर हो रहे थे। रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उनको दिल्ली पुलिस का, वो गुजरात काडर के थे, उनको दिल्ली पुलिस का पुलिस कमिश्नर बना के, पुलिस कमिश्नर ही नहीं बनाया गया, 1 साल का सेवा विस्तार भी दे दिया गया है। खैर, ये तो भाई सरकार है, सरकार की जो मर्जी वो करें। अब हुआ क्या था कि जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसने जब आलोक वर्मा को इस पद पे बिठाया था, इस पद के लिए चुना था, तो 2 साल का फिक्स टर्म रहता है। 2 साल का फिक्स टर्म सीबीआई डायरेक्टर का दिया था। अदरवाइज आलोक वर्मा 31 जुलाई 2017 को रिटायर हो रहे थे। तो आलोक वर्मा ने सीबीआई डायरेक्टरशिप 1 फरवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया और 31 जनवरी 2019 तक वो उस पे 2 साल के टर्म पे बने रहते। अब क्या हुआ कि इधर राकेश अस्थाना जी थे, आपको अगर याद हो, उससे पहले रंजीत सिन्हा साहब थे, जो रिलायंस के बहुत नज़दीकी थे, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये कोई काम नहीं, हटा हम नहीं रहे हैं इनको इसलिए कि सीबीआई का डायरेक्टर का हटाना ठीक नहीं लगेगा, मैसेज गलत जाएगा लोगों में। उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये लोग टेम्प्रेरी चार्ज होने लगा था, कोई फिक्स परमानेंट डायरेक्टर नहीं था। फिर ये आ गए। इधर राकेश अस्थाना जी भी जो गुजरात काडर के थे। राकेश अस्थाना जी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुजरात 2002 का जो रॉयट हुआ था, जो गोधरा वाला, उसके बाद के उसकी जो एसआईटी बनी थी, ये उसके मेंबर भी थे। और ये भी एक उस एसआईटी के मेंबर थे जिसने ये कहा कि इस तरह का कोई बात ही नहीं हुई, और सब लोग जो उस समय के जो मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब लोग बिल्कुल पाक साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये उसके पार्ट थे। अक्टूबर 2017 में ये आया कि राकेश अस्थाना साहब को स्पेशल डायरेक्टर पे प्रमोट कर दिया जाए। इनका नाम पे ऑब्जेक्शन किया आलोक वर्मा ने एज सीबीआई डायरेक्टर। उनका कहना यह था कि स्टर्लिंग बायोटेक में इनका नाम आया है, वो जो एक डायरी वहाँ पाई गई थी, उसमें कौन कौन किसको उसको क्या पैसा मिला, और वो जांच चल रही है और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो उन्होंने सीवीसी को भी लिख के दिया कि भाई ये जाँच, ये इनका प्रमोशन अभी नहीं होना चाहिए। लेकिन सीवीसी तो सीवीसी है, उसने कहा कि कुछ नहीं, होम मिनिस्ट्री ने भी नहीं माना कि नहीं इनका प्रमोशन हो। हालांकि आलोक वर्मा उस समय भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आपको याद ही है कौन कौन उसमें सुप्रीम कोर्ट में था, वो फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंटरनल मैटर है, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे।
तो नवंबर 2017 में राकेश अस्थाना साहब को भी स्पेशल डायरेक्टर बना दिया गया। अब उनका मुख्य काम, जो जैसा बाद में जो कंट्रोवर्सीज लगा, वो एक थोड़ा सा नज़र रखते थे आलोक वर्मा जी के कामों पे, क्योंकि ये जो पेगासस वाला अगर आपको याद हो तो ये तो 17 जुलाई में भाई नेतन्याहू से मिले, फिर उस समय बात हुई होगी, उसके बाद ही हिंदुस्तान में पेगासस स्पाईवेयर आया है, या मेलवेयर उसको आप बोलें। अब मैं इसके आगे चलता हूं। 15 अक्टूबर 2000, अच्छा इस बीच ये सब चलता रहा, खींचतान चलती रही। 15 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की राकेश अस्थाना और अन्य के खिलाफ हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश साना के आरोप पर कि इन्होंने मोइन कुरैशी और ये सब लोग जो लोग हैं, वो कोई 2000 करोड़ का केस था। इसको सीबीआई 3 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसमें यह था कि अस्थाना जी के ऊपर आरोप ये लगा था कि कुछ ले देकर इसको रफा दफा करना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को जो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन था उसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और अब ऐसा लगने लगा कि शिकंजा कसता जा रहा है राकेश अस्थाना जी के ऊपर। आपको अगर याद दिलाने के लिए 21 अक्टूबर 2018 को आलोक वर्मा जी का ऑफिस रेड हुआ था और 23 अक्टूबर 2018 की सुबह 2 बजे जो ऑर्डर निकला उसमें आलोक वर्मा जी और राकेश अस्थाना जी दोनों लोगों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। और यही नहीं हुआ, जो टीम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी राकेश अस्थाना जी के अगेंस्ट, उस पूरी टीम को भी ट्रांसफर कर दिया गया, किसी को पोर्ट ब्लेयर, किसी को यहाँ वहाँ, मतलब कोई ऐसा रही नहीं गया जो उस जांच को आगे बढ़ा सके। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों का न्यूज़ आर्टिकल आए, बहुत से पत्रकारों ने लिखा कि ये कहीं डर ये था कि राकेश अस्थाना रफाल पे जांच शुरू करने वाले थे। दूसरा ऐसा भी कुछ जगह कहा गया कि इसमें हड़बड़ाहट में दोनों को इसलिए भेजा गया कि राकेश, चूंकि वो आदमी ऑलरेडी 16 अक्टूबर को अरेस्ट हो चुका था, जो कहता था कि मैंने घूस दिया, वो दुबई बिजनेसमैन वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि राकेश अस्थाना साहब को 23 अक्टूबर की सुबह गिरफ्तार कर लेने की बात करीब करीब तय हो चुकी थी। तो उस हड़बड़ाहट में रात में 2 बजे इन दोनों लोगों को भेज दिया गया छुट्टी पे। 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 2018, ये सब 2018 का रेफरेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, क्या वहाँ ये डायरेक्टिव दिया कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिटायर्ड जस्टिस, वो जस्टिस थे ए.के. पटनायक साहब, जस्टिस ए.के. पटनायक, कि इनकी देखरेख में आप 2 हफ्ते के अंदर इस पूरी जांच को कंप्लीट करिए। ये जांच, अच्छा, जब इन्होंने इनके राकेश अस्थाना के ऊपर एफआईआर की थी आलोक वर्मा ने, तो राकेश अस्थाना ने इनके ऊपर भी एफआईआर कर दी थी और सीवीसी को भेज दिया, तो सीवीसी उसी की जांच कर रही थी। अब जैसा उस समय रंजन गोगोई के साहब के ज़माने में, अगर आपको याद हो, उसके बाद भी ये परंपरा रही है, इधर तो नहीं सुना है, वो एक सील्ड एनवलप में सारी चीज़ें सरकार से लेती थी। उस सील्ड एनवलप में कहा है कि किसी को नहीं पता लगेगा। हालांकि कहा जाता है कि भाई न्याय का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन वो सील्ड एनवलप, तो सीवीसी ने एक सील्ड एनवलप जस्टिस मतलब अदालत में सौंपा, जो सीजीआई उसको हेड कर रहे थे। और उसके बाद जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे जस्टिस पटनायक, पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने साफ साफ लिखा है और कहा है कि देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट वर्मा रिगार्डिंग करप्शन, स्पष्ट शब्दों में कहा है। और यह भी है कि सारी इंक्वायरी का केवल बेसिस अस्थाना जी की कंप्लेन थी और कुछ नहीं। उन्होंने, जस्टिस पटनायक ने यह भी कहा है कि नन ऑफ द फाइंडिंग्स इन सीवीसी रिपोर्ट इज माइन। वो सीवीसी रिपोर्ट ने अपना जो मन किया वो भेज दिया, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। और एक सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति से के अगेंस्ट इंक्वायरी थी उसको भी नहीं बुलाया गया उसका पक्ष सुनने के लिए। भाई आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो मेरी बात भी तो सुनेंगे कि इसमें क्या नहीं बुलाया गया। अब असली जो घालमेल शुरू होता है, यहां से घालमेल शुरू होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस तरह से सरकार को, और उससे बड़ी फजीयत हुई थी सरकार की कि आप इस तरह से सीबीआई डायरेक्टर को नहीं हटा सकते हैं। और बीच में आपको याद है टेम्पररी चार्ज एक दूसरे को दिया गया और फिर कहा गया था कोई मेजर डिसीजन नहीं। खैर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इनको रीइंस्टेट किया कि आप वापस ज्वाइन करिए विथ फ्यू राइडर्स। राइडर्स ये थे कि कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन आप नहीं लेंगे, ठीक है। ये 8 जनवरी को फिर वापस सीबीआई डायरेक्टर हो गए। सरकार ने क्या किया कि 10 जनवरी को
आलोक वर्मा साहब को एज सीबीआई डायरेक्टर के पद से डीजी फायर, होमगार्ड और इसी तरह का कुछ करके उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया। इनका कहना यह था, आलोक वर्मा साहब का कहना यह था कि मैं तो 31 जुलाई 2017 में रिटायर हो जाता नॉर्मली अगर मैं पुलिस में रहता। मुझे एक सीबीआई के 2 साल का टर्म मुझे दिया गया एंड माई पोस्टिंग वॉज फॉर 2 years इन सीबीआई, जो 31 जनवरी तक थी। तो कोई मेरा सेवा विस्तार नहीं हुआ था, मेरा टर्म था। तो इन्होंने कहा कि जो सरकार ने मुझे ऑफर दिया है, इट इज अ न्यू ऑफर कि आप 31 जनवरी तक डीजी फायर रहिए, ये ऑफर मुझे स्वीकार नहीं है। मैं ऑलरेडी 31 जुलाई 2017 को रिटायर हो चुका हूं, ये टर्म मेरा सीबीआई डायरेक्टर का है, तो इसलिए मैं वो नहीं होगा, और ये वहां से घर चले गए। अब सरकार, जिसको कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालने वाली बात, सरकार कह रही है नहीं, जब इनसे कहा गया कि आप डीजी फायर के पद पे जाइए तो इनको जाना चाहिए था, ये नहीं गए तो इन्होंने सरकार के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है। मैंने 1-2 आईपीएस अफसर जो रिटायर हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही मतलब सिर न पैर वाला वो है सरकार की तरफ से प्रयास, इसमें कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इसमें से 2-3 कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तो सिग्नल सबको भेजा जा रहा है कि ठीक से रहो, नहीं तो इस तरह से तंग करेंगे। दूसरा, आपको मैं ये याद दिला दूं कि ये सारी छटपटाहट क्यों बढ़ी है। ये छटपटाहट बढ़ी है पेगासस की वजह से, क्योंकि अक्टूबर 2018 तक तो एक भाई साहब को बिठा दिया गया था सीबीआई में कि आलोक वर्मा साहब क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए। उसके बाद इनके उसमें आलोक वर्मा के फ़ोन में और 8 और इनके परिवार के लोगों में पेगासस स्पाईवेयर कह लीजिए या मेलवेयर कह लीजिए, वो डाला गया था, जैसा पेपर कह रहे हैं। तो 8 लोगों की और निगरानी शुरू हो गई थी। तो ये स्पष्ट हो गया था सरकार को कि अगर 8 जनवरी से 31, क्योंकि नॉर्मली आप 8 जनवरी से 31 जनवरी आदमी 20-22 दिन बाद रिटायर हो रहा है, आपकी भी फजीयत नहीं होती, सरकार की भी नहीं, पद की भी गर्मा रह जाती, आप उसको कंटिन्यू कर देते। लेकिन जैसे होता है ना कहीं डर था कि ये सब गड़बड़ हो रही है, भले ही पॉलिटिशियन कुछ ऐसा ना कर जाए कि जो हम लोग फंस जाएं। इलेक्शन सिर पे था, क्योंकि अगर मान लीजिए रफाल हो जाता जो अभी हो रहा है, और जिसको लोग कह रहे हैं कि आप फ्रांस की सरकार के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, आजकल नया चल रहा है, अरे भाई जिसने घूस दिया है वो अपने यहाँ जांच करवा रहा है, हमने घूस लिया, हमारे यहाँ कोई जांच की बात ही नहीं हो रही है। खैर, तो पहली चीज़ तो यह है कि आलोक वर्मा साहब के ऊपर पेगासस का था, और अब पेगासस चूंकि थोड़ा जोर पकड़ रहा है तो सरकार थोड़ा मुश्किल में है। दूसरा, एक और चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें समझनी भी होंगी। आपको याद है अभी 1-2 महीना पहले एक सरकार की तरफ से कानून आया है कि जो एक्स ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, वो जो सिक्योरिटी के इस कारणों से सिक्योरिटी के, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ खतरा होगा, कोई भी बात बतानी, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और क्या क्या लागू होगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट। याद है, उसका कारण ये सब है, क्योंकि अगर आज किसी ने रफाल जानने वाले किसी अधिकारी ने मुंह खोल दिया तो क्या होगा। तो इन सब लोगों का एक तो मुंह बंद करने की वो है। आलोक वर्मा साहब का लास्ट तक था कि अब अगर, अच्छा एक और उसमें था प्रश्न जो प्रशांत भूषण ने बिठाया कि भाई जब आपने इनको किया था वो सिलेक्शन कमेटी ही कॉम्पिटेंट थी इनको वो करने के लिए। खैर, वो एक मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि वो फिर से वो बाल की खाल होगी। मोटी बात यह है, सरकार स्पष्ट ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाह रही है कि अगर आप फॉल इन लाइन नहीं होंगे तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। यही काम वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो एक दिन बाद रिटायर हो रहे थे, उनको बुला के क्या क्या ह्यूमिलेट करने की कोशिश की थी, उन्होंने एक दिन पहले ही, मतलब वो सेवा विस्तार से एक दिन पहले ही चले गए। ये सब सरकार की तरफ से कोशिश है। मुझे ये लगता है कि सरकार ये जो भी कर रही है ये कहीं ना कहीं उस एग्जीक्यूटिव को हतोत्साहित कर रही है। आज हो सकता है कि कुछ IAS IPS अफसर सरकार के पक्ष में रह के ये बताते हो कि साहब मेरे बाबा और मेरे नाना भी RSS की शाखा में जाते थे। हर एक आदमी के अब जाने लगे हैं, बाबा, नाना, चाचा, कोई ना कोई तो जाता ही था, वो खुद ही चले जाते थे। लेकिन ये एक परंपरा गलत है, क्योंकि एज अ कार्डर आप उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं इस तरह के उससे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए
डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।